चलिए आज हम बात करते हैं सैनिक स्कूल के लिए 30 क्वेश्चन की सीरीज में आपके सामने लेके आ रहा हूं। ठीक है भाई, क्लास 9th के लिए उम्मीद करता हूं कि मतलब मैं अपने से उम्मीद करता हूं कि मैं रोज आपके लिए जो है 30 क्वेश्चन की सीरीज लेके आऊंगा। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो है ये 30 क्वेश्चन आपके मिक्स कहलाएंगे, जिसमें आपका 8th क्लास का पहला चैप्टर, दूसरा और तीसरा चैप्टर जो है इसमें इंक्लूड है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से है। तो मेरी कोशिश है कि हर एक चैप्टर में जो है मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया है डायग्राम के थ्रू, ताकि जो है आपको ये पता चल जाए कि उस क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब क्या है और जो आंसर है वो आंसर क्यों आया और आंसर क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे ना, जो मैंने 30 क्वेश्चन में लेके आया हूं, और मेरी कोशिश रहेगी कि रोज आपके पास 30 क्वेश्चन पहुंचे, ताकि आपको जो है क्वेश्चनों का भंडार लगे और आपको भी कुछ सीखने का मौका मिले। सैनिक स्कूल में यहाँ से क्वेश्चन आए हैं और ये मान के चलिए 3 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएंगे, है नहीं? आपके टोटल 18 to 19 चैप्टर है, थोड़ा सा और भी एक्स्ट्रा इंक्लूडेड है इसमें, तो आपके टोटल 25 क्वेश्चन आएंगे। तो ऑन एन एवरेज एक चैप्टर से मिनिमम एक क्वेश्चन तो आना ही आना है, किसी से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो आज हम बात करेंगे, आज तो मैं ऐसे रैंडम क्वेश्चन लेके आ गया हूं, तो कल से मैं हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, और क्वेश्चन का क्या तरीका हो सकता है, आज तो मेरा जो क्वेश्चन का फॉर्मेट रहेगा वो आपको 4 ऑप्शन में से एक आंसर को टिक करना है। कल से हम जब भी नेक्स्ट सीरीज लेके आएंगे उसमें बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हो सकते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा सही हो सकते हैं, या मैच द कॉलम वाले भी हो सकते हैं। समझ में आएंगे? तो आगे बढ़ते जाएंगे हमारी सीरीज, तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में भी आते जाएगा, और हर दिन जो है आपको एक एक टॉपिक में वीडियो भी मैं बनाते रहूंगा। ठीक है ना, ताकि आपका नॉलेज बढ़ सके। तो मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा आपके सामने, पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है स्पाइरोगायरा क्या होता है। पहला ऑप्शन है एल्गी, दूसरा ऑप्शन है फंजाई, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ और एक है बैक्टीरिया। ये 4 के 4 जो है ये हमारे बेसिकली हमारे बैक्टीरिया तो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। ठीक है, और अगर हम स्पाइरोगायरा की बात करें, अगर आपको लग रहा है स्पाइरोगायरा क्या होता होगा, कैसा दिखता होगा, तो आप लोग गांव घर में जाते होंगे, या जहां पर पानी रुका हुआ है, बहुत समय से पानी रुका हुआ है ना, तो वहां पर जो है ग्रीन 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 जैसा डिपोजिशन हो जाता है सरफेस पे, है नहीं? तो कुछ इस तरीके से नजर आता नहीं आता? बताओ। अरे आता नहीं आता है? जहां पर जो है बहुत समय से वाटर का डिपोजिशन है, वाटर इकट्ठा हुआ है, रनिंग वाटर नहीं है, स्टेगनेंट वाटर मतलब रुका हुआ पानी है, तो वहां पर देखना बहुत सारे ग्रीन 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 जैसे क्या हो जाता है, डिपोजिशन हो जाता है। समझ में आ रही है? इसी ग्रीन डिपोजिशन को बोलते हैं स्पाइरोगायरा, और यह एक एल्गी है। क्या है भैया? एल्गी है। बात समझ में आ गया? तो स्पाइरोगायरा एक एल्गी है। तो जब भी कहीं गांव घर में जाएंगे तो आपको वहां पर साफ नजर आएगा कि कहीं कहीं पानी जो है, तालाब है, स्टेगनेंट है, रुका हुआ है, वहां पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे। वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स इज डिस्कवर्ड बाय, ये आपको दिख रहा है ना, ये स्मॉल पॉक्स है, बहुत सारे दाने 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 हो जाते हैं, है नहीं है? बहुत सारे दाने, तो क्योंकि हम लोग उत्तराखंड में रहते तो अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। बात समझ में आएगी? तो ये स्मॉल पॉक्स की निशानी है, हो जाते हैं ना, पूरे पेट में हो जाते हैं, हर जगह से छोटे 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 स्पॉट पड़ जाते हैं, और इसको खोलोगे तो यहाँ से जो है पानी जैसा नहीं निकलता, लिक्विड जैसा चीज निकलता है। समझ में आएगी? तो इसकी जो वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है, इसको किसने डिस्कवर किया था? डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने इसको डिस्कवर किया था। समझ में आएगी? तो स्मॉल पॉक्स जो है वो डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने जो है इसको डिस्कवर किया था। और फ्लेमिंग की बात करें, आपको बताइए, फ्लेमिंग एंटीबायोटिक खोजने वाला पहला साइंटिस्ट था, जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन। बात समझ में आई? और लुइस पाश्चर ने फर्मेंटेशन की डिस्कवरी की थी। फर्मेंटेशन अल्कोहल बनाने की एक प्रोसेस होती है नहीं है? फर्मेंटेशन या और चीजें बनाने की प्रोसेस। बात समझ में आगे नहीं आ गया? तो मैं आपसे एक सवाल दूंगा कि जो स्मॉल पॉक्स है ये कौन सा डिजीज है, बैक्टीरिया, वायरस, कौन सा डिजीज है, ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। ठीक है भाई? अगला, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर इज, पूरे एटमॉस्फेयर में आपको पता है सबसे ज्यादा गैस जो नाइट्रोजन है। आपको इस फिगर में आपको बताया गया है नाइट्रोजन जो है वो आपका 78% है, और ऑक्सीजन आपका 21% है, और अदर
1% कहलाएगा, ठीक है। तो अदर गैसेज जो 8% मतलब 1% है, तो भाई तो ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। डायग्राम से आपको नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन का परसेंटेज भी देखने को मिल रहा है, तो ऑक्सीजन जो है वो 21% कहलाएगी, मतलब 21% जो है पूरे दुनिया में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन नाइट्रोजन है 78% और अदर गैसेस में आगे 1%, ठीक। और भी समझ में आ गया? चलिए अगला अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, मशरूम, इसको आपने देखा होगा। देखिए भले आपको पता नहीं है मशरूम किस कैटेगरी के अंदर आता है, देखो इसको आपने जरूर देखा, इसको मशरूम बोलते हैं, इसकी सब्जी बनाई जाती है। हालांकि दो तरह के मशरूम होते हैं, पॉइजनस भी होती है, अगर खाओगे तो हो सकता है फिर तबियत खराब हो सकती है नहीं है? तो जो मशरूम होता है इसकी बहुत टेस्टी सब्जी बनती है, बहुत बढ़िया, है नहीं? ये चिकन को फेल कर देता है, समझ में नहीं? हालांकि वेजिटेरियन के अंदर आता है नहीं भाई? मस्त सब्जी बनती है, तो सब्जी मार्केट से ले जा सकते हैं उसको, मशरूम को। और मशरूम जो होता है एक प्रकार का फंगस है, कैसा भैया? मशरूम जो है एक प्रकार का फंगस है, फंगस, फंजाई, फंजाई हम जिसको बोलते हैं। बात समझ में आई? मशरूम जो है फंगस के अंदर आएगा, किसके अंदर आएगा? फंगस। हालांकि ये फंगस के बहुत सारे क्लास होते हैं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, तो ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आता है, वो हम लोग हायर क्लास में जाके पढ़ेंगे। समझ में आ गया? तो ये पूछ रहा है कि मशरूम कौन से क्लास से बिलोंग करता है? आ जाएगा फंजाई, और फंजाई के अंदर भी बेसिडियोमाइसिटीज। अमीबा, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, वो अमीबा है। चाहे तुम इसको ऐसे वैसे बनाओ, चाहे इसको ऐसे वैसे बनाओ, चाहे इसको ऐसे वैसे कैसे बनाओ, जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं हो, उसका नाम अमीबा है। और अमीबा एक प्रोटोजोआ है। क्या है भैया? अमीबा जो है एक प्रोटोजोआ स्ट्रक्चर है। और एक चीज खासियत है इसकी, देखो अमीबा को यहां से खाना मिल गया ना, तो यहीं से अपना मुंह बना लेगा, अंदर लेगा खाने को, है नहीं? अगर यहाँ पर खाना मिल गया, अगर मान लो घूम रहा है, यहाँ पर खाना इसको मिल गया, तो यहीं पर जो है अपना क्या कर लेगा? पोडिया बना लेगा, मतलब बोले तो माओ जैसा स्ट्रक्चर बना लेगा और खाने को इंगल्फ कर जाएगा। बात समझ में आई नहीं आई? तो ये अमीबा का नाम है, तो उसका ये किसके अंदर आएगा? प्रोटोजोआ। किसके अंदर आएगा? प्रोटोजोआ। हालांकि जब हम इसको सेल पढ़ाऊंगा आपको, ये पूरा स्ट्रक्चर में डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन देने वाला। अगला भाई, अभी मैंने बात की थी, देखो ये फर्मेंटेशन है। फर्मेंटेशन को इस तरीके से एक साइंटिस्ट है, मान लो आप लुईस पाश्चर है नहीं? लेकिन ऐसे पहले जमाने में ऐसे तो होते थे ना, ये तो आजकल टेक्नोलॉजी है, न्यू टेक्नोलॉजी। तो फर्मेंटेशन जो है, फर्मेंटेशन से हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल का फॉर्मेशन हम कर सकते हैं, यानी गेहूं को सूप ऐसे करके या फ्रूट्स को वगैरह वगैरह करके फर्मेंटेशन करके उसको अल्कोहल वगैरह चीजें बनाते हैं। तो यह सबसे पहले किसने किया था ऐसा काम? लुईस पाश्चर ने। तो फर्मेंटेशन की डिस्कवरी जो है लुईस पाश्चर ने की थी। लुईस पाश्चर वेरी फेमस, समझ में आ रही है? इसने बहुत सारी चीजें करी। अगला राइजोबियम। राइजोबियम एक क्या है? एक ऐसा बैक्टीरिया है राइजोबियम, जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। किसमें हेल्प करता है भाई? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। देखो ये प्लांट है, ये छोटे छोटे स्पॉट से स्ट्रक्चर लगे, क्या लगे भाई? छोटे छोटे स्पॉट से स्ट्रक्चर, इन्हीं का नाम क्या है? राइजोबियम। क्या है भैया? राइजोबियम। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने प्लांट के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम नाइट्रोजन को फिक्स करता है। अगला अगर बात करेंगे आप मलेरिया, देखो भाई मच्छर दिख रहा है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, होता नहीं होता मलेरिया? तो भैया बताओ सिंपल सा, मलेरिया की एक क्या है भैया? प्रोटोजोआ। ना ये वायरस है, ना ये एल्गी है, ना ये बैक्टीरिया है नहीं? मलेरिया इज कॉज्ड बाय व्हिच माइक्रो ऑर्गेनिज्म? प्रोटोजोआ। क्या हो जाएगा नाम? प्रोटोजोआ हो जाएगा। बात समझ में आई नहीं? तो ये आपको इस तरीके से, मतलब फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो अगर आपने काट लिया, तबियत खराब होगी, हो सकता है आपको मलेरिया होने के चांस हो। बात समझ में आई नहीं? दिक्कत है। अगला पेनिसिलिन, सॉरी पेनिसिलियम इज द, पेनिसिलियम क्या है भाई? क्या है? एल्गी है? क्या ये फंगस है? क्या ये बैक्टीरिया है? क्या ये यीस्ट है? तो क्या है भाई पेनिसिलियम? बताओ। पेनिसिलियम इज अ फंगस। पेनिसिलियम इज अ फंगस। पेनिसिलियम क्या कहलाएगा? एक फंजाई है, फंगस है। तो पेनिसिलियम जो है ये है भाई, पेनिसिलियम देखो, दिस इज द प्लांट ऑफ पेनिसिलियम। समझ में आ गया? तो एक प्रकार का फंगस है। अगला कारण बात करेंगे भाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक देखो, वैसे तो आपको बहुत बड़ा यहां दिख रहा है, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, माइक्रो का मतलब होता है वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिज्म का मतलब जो रह रहा है नहीं? जो एडवर्स कंडीशन में, हॉट, ह्यूमिड, कैसे भी कंडीशन में रह सकता है, उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
और वो कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। कैसे होते हैं भाई? यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब होता है वन, सेलुलर का मतलब होता है सेल। जो एक टाइप के सेल से मिलकर बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे? यूनिसेलुलर। हम जो है, हम ह्यूमंस है नहीं, एनिमल्स, दे प्लांट्स, दे आर मल्टीसेलुलर, क्योंकि उनकी बॉडी मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनी है। हमारे लीवर में अलग सेल है, पेट में अलग सेल है, हार्ट की सेल अलग है, कार्डियक मसल्स, ब्रेन में अलग सेल है, इसलिए हम सर दर्द होता है हम सर दर्द की दवाई खाते हैं, हार्ट में पेन होगा तो हार्ट की दवाई खाते हैं, लीवर में होगा तो लीवर की दवाई, किडनी खराब होगी तो किडनी। इन भाई लोगों का पूरी बॉडी एक ही सेल से मिलकर बनी है, तो कहीं भी दर्द हो रहा है सब काम कर जाएगा। बात समझ में आई नहीं? एक मैं समझाने का तरीका बता रहा हूं मैं, ये थोड़ी व्यक्ति को बीमार पड़ गया कुछ और खा लिया उसने, ऐसा थोड़ी है। समझ में आई है? कहने का मतलब है इनकी बॉडी जो है एक ही प्रकार के सेल से मिलकर बनी रहती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो आंसर निकल जाएगा यूनिसेलुलर। अगला बात करते हैं भाई द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इज, अच्छा मोस्ट रिएक्टिव मेटल ना हमारा आयरन है, ना हमारा गोल्ड है, ना हमारा जिंक है, क्या कहलाएगा? पोटेशियम। क्या कहलाएगा भैया? दिख रहा है देखो, पोटेशियम एक ऐसा मेटल होता है जिसको हम अपने हाथ से काट सकते हैं, मतलब चाकू से काट सकते हैं, हाथ में चाकू होना चाहिए, चाकू से हम उसको काट सकते हैं। पोटेशियम हो, लिथियम हो और सोडियम हो, तो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये टॉप मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट में आएंगे। बात समझ में आई है? तो जिंक सॉरी गोल्ड, गोल्ड तो बहुत कम रिएक्टिव है, सिल्वर हो गया और कॉपर हो गया। बात समझ में आई नहीं? द लिक्विड मेटल एट एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज, मतलब एट रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या जाएगा? मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है। देखो ये, अरे भाई इसने बाउल में जो है मर्क्यूरी डाल रखा है, लिक्विड है, वरना तो मर्क्यूरी एक मेटल होती है भी लिक्विड है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड स्टेट में मिलता है, बाकी सारे के सारे कैसे मिलेंगे? सॉलिड मिलेंगे। ब्रोमीन नॉन मेटल है लेकिन ब्रोमीन नॉन मेटल लिक्विड है, सोडियम एंड गोल्ड तो हमारे सॉलिड है, क्या कहलाएंगे? सॉलिड है। नॉन मेटल्स आर जनरली, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे में से गलत करते नहीं कर रहे हैं, मोस्टली आर गैसेस एंड सम आर लिक्विड आल्सो, है नहीं? तो जनरली सॉलिड तो हो नहीं सकते ना, जनरली सॉलिड होते हैं नहीं, कार्बन मिलता है सॉलिड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ब्रोमीन सॉरी फ्लोरीन वगैरह वगैरह, हीलियम वगैरह वगैरह, ये सब जनरली गैसेस है। बात समझ में आई? तो जनरली लिक्विड भी नहीं जाएगा। अब क्योंकि यहाँ जनरली सॉलिड है तो ये भी चलेगा ऑप्शन में, ऑप्शन बाहर हो गया। अब यहाँ देखो जनरली गैसेस होते हैं लेकिन कुछ उसमें क्या भी होते हैं? लिक्विड भी तो होते हैं। समझ में आ गया? तो सटीक ऑप्शन जो है चौथा जाएगा। दिक्कत है भाई? चलिए अगला बात करेंगे द मेटल व्हिच इज स्टोर्ड इन केरोसिन। देखो सोडियम, क्या जाएगा भाई आंसर? सोडियम। आपको पता होना चाहिए सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए हम उसको देखो ये केरोसिन के बॉटल है उसके अंदर सोडियम रखा हुआ है ताकि रिएक्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपको पता है। अगला द नॉन मेटल व्हिच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। जो नॉन मेटल होते हैं जनरली गैसेस होते हैं, जनरली क्या होते हैं? गैसेस। बट अगर रूम टेम्परेचर के ऊपर बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल जो क्या है? लिक्विड है। क्या है भाई? लिक्विड। ये देखो ये ब्रोमीन है, इसके अंदर ब्रोमीन है, देखो ये वाला ब्रोमीन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, यहाँ पे ब्रोमीन लिखा भी है और ये लिक्विड स्टेट में मिलता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे मटेरियल्स अराउंड अस कैन बी क्लासिफाइड इनटू। हमारे आसपास के जो मटेरियल है यो या तो हो सकते हैं मेटल्स और या तो हो सकते हैं नॉन मेटल। मेटल्स में आगे सॉलिड, लिक्विड और गैस, सॉलिड जनरली, और हम नॉन मेटल में आगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियोन, हीलियम। ठीक है, दे आर गैसेस, मतलब या तो मेटल्स हो सकते हैं या तो नॉन मेटल हो सकते हैं। ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्क्यूरी। फिर से आ गया ये क्वेश्चन, फिर से आ गया। सभी के सभी जो है मेटल सॉलिड होंगे एक्सेप्ट मर्क्यूरी को छोड़ के। बात समझ में? हाँ, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो हमारे कैसे ऑक्साइड होते हैं? बेसिक। जितने भी मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड होते हैं, क्योंकि जैसे मान लो सोडियम की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो ये बन जाएगा सोडियम ऑक्साइड, और ये जो ऑक्साइड है ये भैया बेसिक इन नेचर, ये हमारा बेसिक ऑक्साइड होता है, क्योंकि यह वाटर के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोक्साइड एक बेस है। ठीक है, और आपको मैंने बताया था
जो बेसिक ऑक्साइड होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। ठीक है भाई, तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड हैं वो सभी के सभी क्या होंगे, बेसिक होंगे। क्या होंगे भाई, बेसिक होंगे। तो मार्कर नीचे गिरते हैं, तो सभी के सभी मेटल ऑक्साइड बेसिक होंगे, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, द मेटल व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ। एक ऐसा मेटल बताइए जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, बहुत सॉफ्ट है। एक का नाम पोटेशियम, दूसरे का नाम लिथियम, तीसरा का नाम सोडियम। अगर लिथियम नहीं मिलेगा तो क्या आ जाएगा, सोडियम एंड पोटेशियम। बात समझ आई, दिक्कत है। नेक्स्ट अगला, व्हेन नॉन मेटल रिएक्ट विद वाटर देन व्हाट विल हैपन। नॉन मेटल जो है हाइड्रोजन गैस तब रिलीज होगी जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करेगा। जैसे Na+H2O क्या बन गया, NaOH+ H2। ये तो मेटल है, लेकिन नॉन मेटल ऐसे कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो जैसे नॉन मेटल कार्बन काहे करेगा हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ रिएक्शन। ऑक्सीजन क्यों करेगा वाटर के साथ रिएक्शन, इसलिए हम लोग बोल देते हैं कि जो नॉन मेटल होते हैं ये किसी भी प्रकार से वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। अगर वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे तो कोई हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं होगी। और मैंने आपको मेटल्स भी बताए थे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, ये तीन मेटल भी जनरली रिएक्शन नहीं करते हैं, चाहे वो एसिड के साथ हो चाहे वो वाटर के साथ हो, याद रखना आपको। अगला ये तो अगले 10 क्वेश्चन है, ये क्रॉप मैनेजमेंट से आ गया। यहाँ पे देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वाटरिंग द क्रॉप इज कॉल्ड। देखो ये देखो बढ़िया सा खेतें मिल रही है और उसमें वाटरिंग हो रही है, सिंचाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाटरिंग ऑफ क्रॉप्स में पानी लगाना, उसको बोलते हैं इरिगेशन बोला जाता है। देखो सोइल का मतलब होता है बोना या बुआई करना। मैनोरिंग का मतलब होता है खाद डालना। अब वाटरिंग करने तो इन दोनों का मतलब इससे तो हो नहीं सकता। टिलिंग का मतलब होता है जोतना। क्या होता है, टिलिंग का मतलब जोतना होता नहीं होता है, टिलिंग का मतलब जुताई करना होता है। अब वाटरिंग का मतलब तीनों से रिलेशन तो हो ही रहा है, तो एक ही ऑप्शन जाएगा। वाटरिंग का मतलब क्या हो गया, सिंचाई करना। बहुत मजा। अगला वीड्स क्या होते हैं, वीड्स देखो वीड्स क्या होते हैं, वीड्स आर मेन क्रॉप प्लांट। बिल्कुल नहीं, वीड्स देखो आपने गेहूं के मान लो कहीं गेहूं लगा दिया, धान लगा दिया, अब उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा छोटे प्लांट्स अगर उग आते हैं ना वहां पे गेहूं के साथ धान के साथ, उसको हम वीड्स बोलते हैं। गांव भर में मम्मी लोग सब्जी भी लगाते हैं, तो छोटे प्लांट जो है प्याज के साथ आलू के साथ छोटे प्लांट्स उगाते हैं, इनको हम वीड्स बोलते हैं, वीड्स। तो अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग द क्रॉप, उसको हम वीड्स बोलेंगे। इसलिए हम वीडिसाइड का यूज करते हैं उसको नष्ट करने के लिए। ये हमारे मेन प्लांट की तो प्रोडक्टिविटी है, मेन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी उसको कम करता है। बोल वीड्स जो है मेन प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी को कम करेगा, है नहीं है? न्यूट्रिशन अपना भी ले रहा है उसके बदले, तो इसलिए वीडिसाइड का यूज किया जाता है, उसको खत्म करने के लिए वीडिसाइड का यूज किया जाता है। तो अनवांटेड मतलब हम नहीं चाह रहे कि ये आ जाए, अपने आप आ जा रहा है, अनवांटेड, तो तीसरा ऑप्शन जाएगा। अगला कंबाइंस आर यूज्ड। देखो कंबाइन दिख भी रहा आपको, कंबाइंस हार्वेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं और इसको थ्रेसिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब क्या हो गया, काटना हो गया। जनरली हम दोनों का यूज कर सकते हैं। अगर थ्रेसिंग आए तो थ्रेसिंग लगा देना, है नहीं? थ्रेसिंग का मतलब हो गया क्या कि भूसे से गेहूं को अलग करना या चावल को अलग करना, ये हमारा क्या कहलाएगा, थ्रेसिंग कहलाएगा। और हार्वेस्टिंग क्या हो गया, फसल को अगर फसल होगी तो उसको काटना। आजकल इसका भी यूज किया जा रहा है, दिक्कत है भाई। तो अगर जनरली आपका थ्रेसिंग आएगा तो वहां पर आप थ्रेसिंग लगा सकते हैं, अगर हार्वेस्टिंग नहीं होगा तो। अगला क्वेश्चन की बात करें, सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम शाफ्ट इज कॉल्ड। देखो साफ नजर आ रहा है, ऐसा गांव घरों में देखने को मिलता है नहीं? दो लोग चादर से ऐसे करते हैं तुम्हारे गांव में आजकल, मेरे गांव में करते हैं यार, अरे करते हैं ना, एक चादर दर्श में करता है, एक दर्श में करता है, और अम्मा वहां से गेहूं नीचे करती है, चावल गेहूं करते फिर ऐसे करके हवा लगाते हैं। जब गांव में हवा नहीं चलती ना, आजकल तो मशीन आ गई ना, मशीन खोल दो होगा और वो जो है भूसा अलग हो जाएगा और गेहूं नीचे चले जाएगा।
होता नहीं होता है? तो गांव घर में क्या करते थे कि जो ऐसे चद्दर से हवा लगा देते तब वो जाके एक बंदा यहाँ से नीचे गिरा रहा था, जो गेहूं होता था वो नीचे आ जाता था, वो भूसा पीछे से लगाता था। तो साफ का मतलब था भूसा, और भाई क्या करने के लिए? थ्रेशिंग। तो सेपरेशन ग्रेन फ्रॉम शाफ इज कॉल्ड थ्रेशिंग। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया? गांव में ट्रेडिशन है, गांव में ऐसे किया जाता है। गरीब आदमी कहां से लाएगा मशीन? ठीक है ना? तो गांव में ऐसे, तो ये सबसे बड़े तरीका है। ठीक है, अगला बात करेंगे, वीडिसाइड्स आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स। वीडिसाइड जो है एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको वीड्स को खत्म करने में मदद किया जाती है। मैंने बताया ना वीड्स क्या होते हैं? वीड्स एक अनवांटेड प्लांट है, न चाहते हुए भी गेहूं के साथ आ जाएगा फ्री में, है नहीं? तो प्रोडक्टिविटी कम कर देता है, इसलिए हम वीडिसाइड का प्रयोग करते हैं। देखो ये बंदा वीडिसाइड लेके जा रहा है, ठीक है भाई, दिक्कत है तो आपको बगल में डायग्राम भी दिया है तो समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए मैं ऐसा स्लाइड आपके लिए तैयार करके लाया। खरीफ की फसल, अब बात करते हैं खरीफ की फसल। देखो भाई खरीफ, अब बात खरीफ, पता है आपको बारिश हो रही है, बारिश का मौसम आने वाला है तो खरीफ की फसल उगेगी। और खरीफ मतलब रुपाई लगाया जाता है, रुपाई होती नहीं होती गांव घर में, रुपाई होती ना रुपाई, तो रुपाई में धान लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? धान। तो भाई देखो मार्च अप्रैल बहुत गर्मी का दिन होता है, अक्टूबर नवंबर भाई बहुत ठंड का दिन होता है, और एनी टाइम ऐसा थोड़ी कि जब चाहो तो तुम धान लगा दो। तो एक ही ऑप्शन बच गया मई जून, मतलब कि जून जुलाई का वक्त है, जून जुलाई का अगस्त, इतने टाइम में हम क्या लगा सकते हैं? धान को लगा सकते हैं, वो खरीफ के अंदर आएगा। तो खरीफ का जब भी मतलब आएगा तो धान से मतलब तो गेहूं से मतलब लगा, सॉरी चावल से मतलब लगाना। क्या किससे मतलब लगाना? चावल मतलब बोले तो इसको हम कब लगाते हैं? बरसात के टाइम में, और बरसात का टाइम जून जुलाई अगस्त। बात समझ में आई है? क्योंकि जुलाई अगस्त नहीं दिया तो एक ऑप्शन में, ऑप्शन में कौन सा आएगा भाई? सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, व्हीट एंड ग्राम बिलोंग्स टू। अब देखो चावल अलग होता है और या धान अलग होगा या गेहूं अलग। गेहूं तो गर्मी में अभी तो काटे हैं, थोड़े दिन पहले तो काटे, तुम्हारे घर में कट्टे कट्टे पहुंचे होंगे गेहूं के, ठीक है नहीं? तो जनरली तो हमें खरीफ के अंदर तो आएगा नहीं, खरीफ के अंदर तो व्हीट कौन आते हैं? धान वान वगैरह आते हैं, राइस वगैरह, पैडी जिसको बोलते हैं, और बोथ ऑफ दीज नहीं आएगा। तो राबी क्रॉप्स जो है, राबी क्रॉप्स के अंदर व्हीट्स और ग्रेन्स आएंगे। समझ में आ गया? तो राबी क्रॉप्स के अंदर जो कि हम कब लगाते हैं इसको? ठंडी के दिन लगाते हैं, ठंडी के दिन में लगाते हैं अक्टूबर नवंबर, तब हम जाके उसको फरवरी मार्च में काटते हैं। बात समझ में आई नहीं? तो कब काटते हैं? तो गर्मी के टाइम काटते हैं, फरवरी मार्च में। कब लगाते हैं? ठंडू के टाइम लगाते हैं। अगला एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स, सब दिख रहा है। अभी क्या बताया था भाई? खरीफ मतलब जो हम बरसात के टाइम लगाएंगे, और बरसात के टाइम क्या लगाते हैं भाई? पैडी मतलब, अरे पैडी मतलब धान, धान मतलब बस कब होता है भैया? बरसात के दिन। बरसात के टाइम में जो भी होगा उसको कौन सी फसल बोलेंगे? खरीफ। कौन सी फसल बोलेंगे भाई? खरीफ की फसल। तो आंसर क्या है? पैडी एंड मेज। अगला भाई अरे दोबारा आ गया खरीफ, ये दोबारा आ गया, आंसर कौन सा आएगा? पैडी एंड मेज। मेज मतलब मक्का। अरे मेज मतलब मक्का ही तो हो गया, मक्का बोलते हैं इसको। इधर है कहीं, दिख रहा है? ये अरे ये है, ये है, मिल गया। समझ में आया? तो मेज, मक्का और पैडी ये कब होते हैं? धान और मेज बरसात के मौसम में, उसको बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीड ड्रिल्स इज यूज्ड टू। देखो आजकल गांव घर में ये आ गया है नहीं? अब क्योंकि बैग तो रह नहीं गए ना भाई ताकतवर पहले के जैसे, तो हम इसको सीड ड्रिल्स का यूज किया जाता है ताकि सीड अंदर तक जाए। तो हम क्या बोल सकते हैं? सीड को बोने का जो तरीका है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ये होगा सो द सीड्स, मतलब सीड को बोते हैं। समझ में आया नहीं? बीज को बोना, तो ये हम सीड ड्रिल्स का यूज करते हैं। बात समझ आ गई? ये क्या हमारा था क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना? अगले सेशन मिलते हैं।